नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम लोग करने जा रहे हैं सब्जेक्ट कोड BEGG 174 क्रिएटिव राइटिंग के कुछ इम्पोर्टेंट और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत बार रिपीटेडली पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इनके क्वेश्चन प्लस उनके आंसर का एक वीडियो बनाया है ताकि हमारा जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक है, हमें कुछ हेल्प मिल सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज क्लाइमैक्स। इसी तरह से एक क्वेश्चन और आया था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फंक्शन ऑफ क्लाइमेक्स। और बार बार क्लाइमेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, तो हम लोग इसको पूरा देख लेते हैं। अगर फंक्शंस आएंगे तो फंक्शंस लिख देंगे, नहीं तो केवल क्लाइमेक्स को डिफाइन करने को आएगा तो वो भी लिख देंगे। तो सबसे पहले है व्हाट इज क्लाइमेक्स, मीनिंग एंड डेफिनेशन। क्लाइमेक्स इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच 3 और मोर वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेज यूज्ड इन सक्सेशन। तो आपको पता है क्लाइमेक्स क्या है? एक फिगर ऑफ स्पीच है, एक अलंकार है जिसमें बहुत सारे मतलब 2, 3 या 4 शब्द लाइन से, है ना, चेन की तरह प्रयोग किए जाते हैं। हमारे चीज़ को, जो भी हमारी पोएट्री है, जो भी हमारे लिटरेचर है, उसको रोचक बनाने के लिए। द वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। तो हमें इन तीनों में से जो ज़्यादा ज़रूरी होगा, है ना, फिर उस सबसे ज़्यादा ज़रूरी, फिर उससे ज़्यादा ज़रूरी, मतलब कि हमको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ज़रा ध्यान से सुनिएगा। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब, जैसे मान लीजिए हमें 3 कुछ विशेषताएँ लिखनी है किसी चीज़ के बारे में, तो पहले जो कम ज़रूरी विशेषता है, फिर उससे ज़्यादा ज़रूरी और फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी विशेषता को हम लिखेंगे ऑर्डर में, ताकि वो देखने में अलंकृत हो जाए, सुनने में अच्छी लगे। द Merriam-Webster dictionary defines climax as a figure of speech in which a series or phrases or sentences is arranged in ascending order of rhetorical forcefulness। ठीक है, तो हमारा यही उद्देश्य है, क्लाइमेक्स का यही उद्देश्य होता है कि हमारी जो भी पोएट्री है वो उसको क्या करे, ये असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम वर्ड्स को अरेंज करेंगे ताकि हमारी जो लाइन्स हैं या जो भी पोएट्री हम लिख रहे हैं वो सुनने में कैसी हो जाए, रोचक हो जाए। अकॉर्डिंग टू द कॉन्साइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी। देखिए, आपको एग्जाम्स में ना काफ़ी सारे राइटर की डेफिनेशन होती हैं, तो आप जिस भी राइटर की डेफिनेशन 1-2 को हाइलाइट करके मेंशन करेंगे, तो आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे, प्लस ये हमारा अच्छा प्रेजेंटेशन लगेगा एग्जाम्स में। तो a figure of speech in which a sequence of terms is linked by चेन लाइक रिपीटिशन। तो मैंने अभी आपसे यही कहा था कि क्या होगा, जो विशेषताएं एडजेक्टिव्स होंगे या फिर कुछ ऐसे वर्ड या फ्रेजेस जो भी टॉपिक पे है उसकी तारीफ या उसके बारे में बता रहे होंगे, पर हमको उसको कैसे करना है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस में अरेंज करना है। ठीक है, फिर हाउ टू यूज क्लाइमेक्स इन अ सेंटेंस। ठीक है, तो हमें ध्यान रखनी कुछ बातें कि किस तरह से क्लाइमेक्स का सेंटेंस में प्रयोग करना है। As already mentioned, climax is the arrangement of words, phrases, or clauses in ascending order of importance. The writer या speaker intends to create an air of suspense and anticipation while using the rhetorical device. तो इस क्लाइमेक्स का, जैसे आपने फिल्म में सुना होगा कि ये इस मूवी का क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स यानी कि वो सीक्रेट या वो लास्ट चीज जो हम जानना चाहते हैं। तो वैसे ही हमको भी ध्यान रखना है कि ये जो हम क्लाइमेक्स यूज करेंगे वो बिल्कुल सस्पेंस की तरह होना चाहिए। फॉर दिस सेम रीजन इट इज इम्पोर्टेंट टू मेंशन द वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस। तो हमें उनकी अकॉर्डिंग, उनके इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग ही उनको क्या करना होगा, सेट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, द लिफ्टेड द सैश, क्रॉल्ड आउट विंडो, जम्प्ड ऑन टू अ कार एंड टूक ऑफ ऑन अ बाइक टू स्केप द पुलिस। अब देखिए, ये एक सीन, छोटी सी सीन को दिखा रहे हैं, तो इन्होंने लाइन वाइज कि पहले वो किस तरह से विंडो की तरफ क्रॉल करता है, रेंगता है, फिर कार पे कूदता है, फिर टूक ऑफ ऑन बाइक टू स्केप द पुलिस, और पुलिस से भागने के लिए वो बाइक पे बैठ जाता है। तो किस तरह से क्रमानुसार रिस्पेक्टिवली ऑर्डर में वो बता रहे हैं। इफ यू थिंक द यूज ऑफ क्लाइमेक्स वुड एनहांस योर राइटिंग और स्पीच एंड प्रोवाइड एन इफेक्ट, मेक श्योर टू फर्स्ट एनालाइज विच कंपोनेंट इज मोर इम्पोर्टेंट एंड पोजिशन दम अकॉर्डिंगली। तो अगर आप क्लाइमेक्स को अपनी राइटिंग या अपनी स्पीच को एनहांस करने के लिए यूज कर रहे हैं, या आपको लगता है कि आपके ये जो क्लाइमेक्स है वो हमारी राइटिंग में कुछ अच्छा प्रभाव डालेगा, तो सबसे पहले एनालाइज कर लीजिए कि क्या, किस चीज की पोजीशन, मतलब आपने 4-5 सेंटेंस सोचे ना अपनी चीज को अलंकृत करने के लिए, तो आप पहले समझिए कि कौन सी चीज कहाँ पे सूट करेगी। ऑर्डर का होना जरूरी है। In addition to this, see to it that these words, phrases or clauses are part of a specific course of action and they lead to an end। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक जो कोर्स ऑफ एक्शन है और इनका एक प्रॉपर एंडिंग भी होनी चाहिए।
सुनने में ये एक मीनिंगफुल चीज लगे. Also be careful not to mistake a random list or series of words, phrases or clauses appearing in a sentence for the use of climax. Another important aspect of climax is used to parallelism. Read through the following section to learn the role of parallelism in section. तो मैंने आपको आगे parallelism के बारे में बताया है. ये वाली लाइन जो है, ये देखिए, रीड थ्रू द फॉलोइंग, ये आप आंसर में मत लिखिएगा, इसको केवल मैंने समझाने के लिए डाला है. ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं हम लोग. द रोल ऑफ पैरेललिज्म in climax. Parallelism is the use of words, phrases, clauses, or sentences in the same grammatical structure as part of a list, ideas, or a series of instruction. When using climax in sentence also, you will have to do the same. Maintain the grammatical structure of the various words, phrases, clauses in the sentence. Parallel structure is what will help you to produce the effect of figure of speech and convey the message for the sentence. तो देखिए, ये बता रहे हैं कि आप कुछ, जैसे कि हम लोग, मैंने आपको इसके पहले जब क्रिएटिव राइटिंग की यूनिट समझाई थी, तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आप क्या कर सकते हैं, अपने रीडर की क्वालिटी के अकॉर्डिंग वर्ड्स का चयन कर सकते हैं. जैसे आपको लगता है कि आपके जो रीडर्स हैं, जो आपकी पब्लिकेशन को ज़्यादा पढ़ रहे हैं, वो बहुत एक्सेसिव ग्रामेटिकल चीज़ें समझ सकते हैं, या उनकी जो वोकैब पावर है वो बहुत अच्छी है, तो आप अच्छी वोकैबुलरी का यूज़ कर सकते हैं. वैसे ही पैरेललिज्म में भी आप या तो कठिन शब्दों को डाल सकते हैं, या फिर सरल शब्दों से भी काम चला सकते हैं. बस डिपेंड करेगा कि वो हमारे जो स्पीच है या जो हमारी पोएट्री है, उसको किस तरह से वो एनहांस करता है. आगे देखिए, एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाइमेक्स, तो आपको ये लिखना है वहाँ पे. अगर क्लाइमेक्स का अच्छा फंक्शन ऑफ क्लाइमेक्स में भी आपको यही सेम चीज़ वहाँ पे फॉलो करनी है, क्योंकि एग्जाम्पल्स, ये क्रिएटिव राइटिंग लिटरेचर का सब्जेक्ट है, तो एग्जाम्पल्स देने इसमें ज़रूरी है. Going through various examples will allow you to have an in-depth understanding of how to use climax in sentence. So here are few examples with climax from literature, movies and songs. There are also examples of sentences employing climax in every communication. Take a look at them. Examples of climax from literature. A doubtful good, a glass, a flower. Lost, faded, broken, dead within an hour. अब देखिए, ये विलियम शेक्सपियर की लाइन है, पैशनेट पिलग्रिम की एक लाइन है ये. तो देखिए, इस तरह से इन्होंने क्या किया हुआ है, इसमें क्लाइमेक्स को शो किया है. फिर सेकेंड, टू डे, अनहैप्पी डे, टू लेट, ओ थ्रियोस, दाई जॉयस, फ्रेंड्स फॉर्चुनेट एंड दाई स्टेट. ये भी विलियम शेक्सपियर की है. और इसमें से आप कुछ, मैंने 3-4 एग्जाम्पल दिए हैं, आप इसमें से जो भी 2 एग्जाम्पल आराम से लर्न कर सकते हो, वो वहां पे मेंशन कर देना. फॉर द वांट ऑफ द नेल द शू वॉज लॉस्ट. For the want of the shoe, the horse was lost. For the want of the horse, the rider was lost. For the want of a rider, the battle was lost. For the want of a battle, the kingdom was lost. And all of the want of a horseshoe nail. ये बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक कोट है. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं. इसके बाद आगे देखिए, कुछ मूवीज और कुछ सॉन्ग्स में क्लाइमेक्स का हम लोगों को यूज कहाँ पे देखने को मिलता है. जैसे एग्जांपल 1, बेटर स्टैंड टॉल व्हेन दे आर कॉलिंग यू आउट, डोंट बेंड, डोंट ब्रेक बेबी, डोंट बैक डाउन. ये एक लाइन है, इट्स माय लाइफ, एक सॉन्ग था बॉन जोवी का, उनके द्वारा लिखी गई है. वैसे ही एक ये पोएम है, या यू कैन द ग्रेटेस्ट, यू कैन थ्रो योर हैंड्स अप, you can beat the clock, you can move a mountain, you can break rocks, you can be a master. Don't wait for luck. Dedicate yourself and you gonna find yourself standing in the hall of fame. और ये भी एग्जाम्पल है. तो इस तरह से मैंने यहाँ पे काफी सारे एग्जाम्पल, जैसे स्पीचेस में कुछ क्लाइमेक्स के एग्जाम्पल, जैसे एक ये स्पीच है, देखिए, मार्टिन लूथर, जो किंग मार्टिन लूथर जूनियर थे ना, उनका उनका जो स्पीच था, आई हैव अ ड्रीम, ठीक है, उससे ये लिया गया है. दिस इज अवर होप, दिस इज द फेथ एंड आई गो बैक टू साउथ with with this faith we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith we will able to transform the jangling discords of our nation into beautiful symphony of brotherhood. With this faith we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing what will be free one day.
अब देखिए यहाँ पे इन्होंने लास्ट में कितने सारे एक साथ क्लाइमेक्स का यूज़ किया है और उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाया है। साथ में काम करेंगे, साथ में प्रे करेंगे, साथ में स्ट्रगल करेंगे, साथ में जेल जाएँगे, साथ में फ्रीडम के लिए लड़ेंगे और फिर हम सब एक साथ फ्री हो जाएँगे। तो ये एक ब्यूटीफुल एग्ज़ाम्पल है क्लाइमेक्स का, आप समझ सकते हैं। फिर इसके बाद एग्ज़ाम्पल 2 है, but here's the key message I think all of us want to send today to fathers all across the country. Our children don't need us to be superheroes. They don't need us to be perfect. They don't need us to be present. They need us to show up and give it our best shot no matter what else is going on in our lives. They need us to show them not just with words but with deeds that those kids are always our first priority. ठीक है, तो ये बाराक ओबामा द्वारा बोली गई स्पीच है पेरेंट्स के लिए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने हम लोग क्लाइमेक्स का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए एवरीडे कम्युनिकेशन में क्लाइमेक्स का यूज, जैसे यू हैव टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, योर पियर्स, योर टीचर्स, योर पेरेंट्स। Everyone was sitting around lazily, so we got late, missed the train, and ended up not going at all. The little boy escaped from the hands of the burglars, ran home, set a trap, informed the police, and got them arrested. If you ask me what is necessary for a happy life, I would say love, family, friends, and peace of mind above all. The squirrel jumped from branch to branch, ran down the tree, picked up the nuts, and climbed up the tree without getting caught by the cat that was stealing, waiting to pounce on it. तो देखिए यहाँ पे इतने सारे एग्जाम्पल, जैसे यू हैव टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, योर पीयर्स, तो यहाँ पे भी लाइन से काफी सारी चीजें असेंडिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस लगा दी गई हैं। वैसे ही सेकेंड लाइन में भी इन्होंने बताया कि किस तरह से वो लेट आए, ट्रेन छूट गई, ये हुआ। वैसे ही तो ये सारे एग्जाम्पल हमें दिखा रहे हैं कि हमें क्लाइमेक्स को किस तरह से स्पीच में, डेली कम्युनिकेशन में यूज करना चाहिए। फिर आते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा प्लॉट एंड एंटी प्लॉट। एक क्वेश्चन आया था, राइट शॉर्ट नोट अबाउट एंटी प्लॉट। ठीक है, प्लॉट के बारे में भी आ चुका है, एंटी प्लॉट के भी बारे में आ चुका है 200 वर्ड्स में लिखने के लिए। तो आइए करते हैं। Earlier storytellers were not bothered by considerations of form, they simply spun a tale once upon a time and narrated the story in a straight line. The chronology and the plot progressing together in course of storytelling, they would often put in their own ideas and comments and close the tale with a normal moral. ठीक है, तो पहले के टाइम पे क्या होता था, जो भी राइटर्स थे वो सिंपली स्टोरी या जो भी वो टेल बता रहे हैं, कहानी बता रहे हैं, उसको सिंपली लिख देते थे। वंस अपॉन अ टाइम शुरू कर देते थे लिखना, सिंपली स्ट्रेटली उसको क्या करते थे, नरेट कर देते थे, है ना। और फिर लास्ट में क्या आता था, एक मोरल, एक शिक्षा मिलती थी हमको। Form or the shape in which a story was presented became a serious consideration when stories began to be recorded in print. ठीक है, लेकिन जब स्टोरीज को प्रिंट किया जाने लगा तो ये एक नई चीज बन गई, है ना। और हमको समझना, फिर हमको ये चीज, इसको अलग तरह से शो करना, ये हमारी कंसिडर, मतलब भी हमारी जरूरत बन गई। इन in the additional story, a major element is the plot, which, as we all know, refers to the sequence of related incident which make up a narrative. तो अब हमारे नई स्टोरी राइटिंग के तरीके में क्या आ गया, प्लॉट। प्लॉट के हम लोग एक और शब्द कहते हैं ट्विस्ट लाना, यानी जो अलग अलग इंसिडेंट हुए हैं उससे हमारी स्टोरी में कुछ ट्विस्ट आ जाए। Plot is the easiest element in a story to understand and beginners often lead to think that the plot is the story. ठीक है, तो प्लॉट क्या है, वो छोटा सा हिस्सा है। जैसे कभी कभी आप क्या करते होंगे कि जैसे आप कोई सीरियल देखते होंगे तो स्टार्टिंग में क्या होता है, उसमें थोड़ा सा दिखा देते हैं कि आज के एपिसोड में क्या क्या होने वाला है। तो आप क्या देखते हैं कि वो प्लॉट देख के ही आपको लगता है ना आज का मुझे एपिसोड देखना चाहिए। या फिर जैसे कभी आपने अगर मान लीजिए कोई हॉरर एपिसोड्स देखे हो, फियर फाइल्स वगैरह देखे हो, तो उसमें स्टार्टिंग में आपको दिखाया जाता है आज की कहानी में हम देखेंगे ये। तो ये चीज क्या होती है, ये प्लॉट कहलाती है, यानी आपको स्टोरी के लिए थोड़ा सा अट्रैक्ट कर देना। और वो हमारे बिगिनर के लिए वो आसानी रहती है समझने में कि अच्छा आज हम लोग ये देखने वाले हैं। ठीक है, he or she writes or short story not to demonstrate how to be follow us, how B follow A and C follows B, but because the whole story ultimately P presents a deep insight into human life or character. The perception of truth. ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं।
थोड़ा-सा ये आंसर जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है लिटिल बिट इनकम्प्लीट है द राइटर के बाद से, तो मैं आपको बोल के बताती हूँ। द राइटर में बिगिन लेट्स सपोज दैट अ शाई, timid but romantically imaginative young man is invited to a party, at which he receives an eager kiss in the dark from the unknown young woman who was mistaken him for her lover. The Kiss by Chico, ये राइटिंग उनके द्वारा। तो देखिए, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बिल्कुल बता दिया गया है कि किस तरह से मतलब एकदम उत्साहित कर दिया है कि जो लिसनर है जैसे कि एडवर्टाइज़मेंट्स में भी आपने आजकल देखा होगा कि कुछ स्टोरी का स्टार्टिंग में प्लॉट बता देते हो, फिर बिल्कुल ऐसा लगता है कि यार इस स्टोरी को सुनो, इसके आगे क्या होगा? तो ये चीज़ हमें बिल्कुल ट्विस्ट की तरह महसूस होती है। द ट्रेडिशनल प्लॉट हैविंग अ बिगिनिंग, मिडल एंड एन एंड विद द नेचर ऑफ मॉडर्न रियलिटी, द रिवॉल्यूशनरी इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड technology on life, breakdown of faith in providence and divine schemes of things, reshades in depth psychology and man's continuing struggle against different forms of oppression gave rise to several new insight। तो हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से ये जो कहानी है उसको नया रुख दे सकता है ना? तो अब हम लोग प्लॉट एंटी प्लॉट के बारे में लिख सकते हैं, ठीक? फिर परसेप्शन ऑफ ट्रुथ, आगे देखिए। अ राइटर ऑफ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी इज मोर सेल्फ कॉन्शियस। जो आजकल शॉर्ट स्टोरी के राइटर हैं वो किस तरह के हैं? थोड़े सेल्फ कॉन्शियस हैं। We now realize that there are many ways of telling a short story. The writer, for instance, may choose a method and even set up his own rules. The plot of story and whether it is the author, the characters or one special character who spins it become less important than how it is spun. ठीक है ना? तो किस तरह से किरदारों को लिखा गया है, किरदारों को बुना गया है, किरदार कितना इम्पोर्टेंट होगा, नहीं होगा, वो सब अब राइटर के हाथ में होता है। The viewpoint presented by the story is here the single most important factor and not the moral of the tale. Messages are rarely, if ever, clearly stated. The ultimate purpose of every short story writer is to communicate an aspect of the truth of life as seen and experienced by himself, and personal truth rarely has a beginning। ठीक है, तो हमको यहाँ पे कुछ जो जिस किरदार के बारे में हम बता रहे हैं, उसके बारे में हमको कुछ आइडिया होना चाहिए। उसके मतलब वो अपने किरदार को कुछ इस तरह से लिखेगा जो उसने अपने निजी जीवन में एक्सपीरियंस किया होगा, कुछ उसी के बारे में वो बता रहा होगा। जैसे कि एक एग्जांपल है मिडल एंड आवर टेल्स रिमाइंड्स फेरी godmothers transform pumpkin into gorgeous Cinderella, or a girl falls into a well and enters a strange world where time or language as we know them uh, डू नॉट एग्जिस्ट एलिस इन वंडरलैंड। तो देखिए यहाँ पे किरदार जो बुना गया है उसके आसपास की काफी सारी चीजें बताई जा रही हैं। अच्छा, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको एग्जाम्पल्स जरूर देने हैं और इसको जो भी आप लिखेंगे इसको आप बनावटी वे में ना लिख करके ज्यादा से ज्यादा इसको अच्छे से रीडिंग करने के बाद लिखें, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये बना के लिखने, क्योंकि हम क्रिएटिव राइटिंग को पढ़ रहे हैं तो हमको उसमें जो पॉइंट्स जो गाइडलाइंस हैं उनको एज इट इज लिखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल ना 8 आंसर्स कवर किए हुए हैं। तो अब हम लोग आते हैं अपने थर्ड आंसर की तरफ, जो कि है फंक्शन ऑफ साउंड इफेक्ट इन रेडियो स्क्रिप्ट। ये क्वेश्चन भी आपका 2 बार आ चुका है अभी लास्ट ही ईयर में, जून 2023 में भी 20 दिसंबर 23 में भी आया था। तो देखिए ये एक क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ साउंड इफेक्ट इन रेडियो स्क्रिप्ट। देखिए जब भी हम लोग आपने कभी अगर रेडियो पे कोई कहानी सुनी हो, स्टोरीज आती हैं, तो उसमें जो पीछे साउंड इफेक्ट्स चलते हैं उनका क्या रोल है, ठीक है? तो फंक्शन ऑफ साउंड इफेक्ट इन रेडियो कॉमर्शियल्स gain insights into the diverse functions that sounds serve in radio commercials, such as building atmosphere, emphasizing key moments and evoking emotions among others। तो देखिए जो भी लिसनर है, जो भी इसको सुन रहा है, ठीक है, उसके मन में सबसे पहले तो हमें जो डाइवर्स फंक्शंस है, ठीक है, उनको गेन करना है। मतलब अगर हम कहानी को सुना रहे हैं तो सामने वाले के मन में वो कहानी एक तरीके से वो इमेजिन कर पाए, है ना? जैसे कि जो माहौल है, जैसे मान लीजिए अगर हम कोई डरावनी कहानी सुना रहे हैं तो जो पीछे हॉरर साउंड्स बजने चाहिए ताकि वो उस हॉरर को थोड़ा फील कर पाए। मान लीजिए ग्लास के टूटने की आवाज आती है, कोई कांच टूटने की आवाज आती है, तो अगर हम वो साउंड इफेक्ट डालेंगे तो ऐसा वो रियल में इमेजिन कर पाएगा कि हाँ ग्लास टूट रहा है ना? और इससे क्या होगा, इवोकिंग इमोशंस, यानी जो भी कहानी सुन रहे हैं उसके अंदर इमोशन क्या होंगे, इवोक होंगे, जगेंगे।
ठीक है। इसके बाद sound effects serve a variety of vital functions in radio commercials, including building atmosphere. Sound effects can set the mood and create a sense of place, transporting listeners to a specific setting and immersing them into the audio landscape of the commercial. तो केवल ये जो साउंड इफेक्ट है ना, बैकग्राउंड में जो साउंड्स बजते हैं वो हमको हमारी स्टोरी में एकदम लाइव ले जा सकते हैं, हमें ऐसा महसूस करा सकते हैं कि हम भी वहां पर हैं, हमारे साथ भी वो चीजें घटित हो रही हैं। फिर emphasizing key moments, strategic use of sound effects can accentuate and draw attention to specific points in a commercial, making them more memorable and impactful. तो जैसे कुछ कुछ कॉमर्शियल्स होते हैं, एडवर्टीजमेंट होते हैं, तो उनमें कुछ स्पेशल साउंड्स या कुछ स्पेशल छोटे से साउंड्स की वजह से वो हमारे लिए मेमोरेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये भी की मोमेंट्स, यानी कि वो कुछ ऐसे मेमोरेबल मोमेंट्स बन जाते हैं। वैसे ही की evoking emotions by triggering sensory memories and association, sound effects can emotion, creating deeper connection between listeners and the content of your कॉमर्शियल्स। तो अगर हम कोई भी ऐसी चीज जो हमारे इमोशन से जुड़ी हुई है उससे रिलेटेड हमारे एडवर्टीजमेंट में साउंड ऐड करेंगे, तो वो भी बहुत क्या हो जाएगा, हमारे क्लोज रहेगा और हमारी मेमोरी में हमेशा सेव रहेगा। Enhancing clarity. In some instances, sound effect can assist in clarifying complex ideas, process or concept, making it easier for listener to understand the message being conveyed. तो जो मैसेज दिया जा रहा है उसको अगर वो कॉम्प्लेक्स है, उसको क्लैरिफाई करने के लिए या उसको और सरल तरह से समझने के लिए भी कभी-कभी हम लोग साउंड इफेक्ट्स का यूज करते हैं। ठीक, इसके बाद आते हैं चूजिंग द राइट साउंड फॉर इफेक्ट्स ऑफ योर कॉमर्शियल। सही साउंड का चयन करना। टू इफेक्टिवली इनकॉर्पोरेट साउंड इफेक्ट्स इनटू योर रेडियो कॉमर्शियल, इट इज क्रूशियल टू कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स व्हाइल मेकिंग योर सिलेक्शन। तो क्या मेन फैक्टर हमें ध्यान रखने हैं सिलेक्शन के टाइम पे हमारे कॉमर्शियल में यूज करने के लिए साउंड इफेक्ट को? तो सबसे पहले रिलेवेंस। चूज साउंड दैट इज रिलेवेंट टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर कॉमर्शियल, इंश्योरिंग ऑफ नेचुरल एंड सीमलेस इंटीग्रेशन इनटू द ओवरऑल कहाँ गया ओवरऑल नरेटिव। ठीक है, तो चूज हमें क्या करना है कि जो भी हमारा कॉन्टेक्स्ट है, जो भी हमारा कंटेंट है, उससे रिलेटिव रिलेटिव चीज को ही हमको क्या रखना है, उसी से रिलेटेड हमें साउंड्स को रखना है। ठीक, फिर क्वालिटी। प्रायोरिटाइज हाई क्वालिटी साउंड इफेक्ट दैट आर क्लियर एंड वेल प्रोड्यूस्ड विच विल कंट्रीब्यूट टू अ पॉलिश्ड प्रोफेशनल फाइनल प्रोडक्ट। तो हमारे कॉमर्शियल में हमें बिल्कुल हाई क्वालिटी के साउंड इफेक्ट को यूज करना है, जो कि हमारे प्रोडक्ट को बिल्कुल क्या करेगा, प्रोफेशनल दिखाएगा, है ना, वो बिल्कुल अच्छा सा लगेगा देखने में, प्रोफेशनली सा लगेगा। फिर है इमोशनल इम्पैक्ट। सेलेक्ट साउंड इफेक्ट that effectively evoke desire emotions in your target audience, enhancing the emotional resonance of your commercial। और अगर हमने अभी बताया कि कोई भी चीज ऐसी है जिसे हम अपने इमोशन से कनेक्ट कर सकते हैं, तो उनको उन साउंड इफेक्ट को भी हमें ऐड करना चाहिए ताकि वो हमारे कहीं ना कहीं मेमोरी में रह जाए। फिर है यूनिकनेस। ऑप्ट फॉर यूनिक एंड मेमोरेबल साउंड इफेक्ट व्हेन पॉसिबल, as doing so can help your commercial stand out amidst the noise and clutter of radio advertising। तो अगर हम कोई भी कुछ यूनिक साउंड का यूज करते हैं तो भी लोगों के बीच में हम अपनी जगह बना पाएंगे और हम ज्यादा मेमोरी में रह पाएंगे। ठीक है, फिर अगला फोर्थ क्वेश्चन हम आज के टॉपिक का कवर करने जा रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, देखिए हम लोग 3 क्वेश्चन देख चुके हैं ऑलरेडी, तीनों आए हैं प्रीवियस ईयर में, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक, क्लाइमेक्स के बारे में हमने पढ़ा, प्लॉट एंटी प्लॉट के बारे में पढ़ा, और थर्ड हम लोगों ने पढ़ा कि साउंड इफेक्ट्स का क्या रोल होता है रेडियो में। अब हम लोग अगला देख रहे हैं टाइप ऑफ प्लेगरिज्म। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे, टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म के बारे में। तो चलिए समझते हैं। डायरेक्ट, सबसे पहला टाइप है डायरेक्ट प्लेगरिज्म। इट इज द डायरेक्ट प्लेगरिज्म व्हेन यू कॉपी समवन एल्स वर्क फॉर योर word. Inserting a paragraph as it is without attributing it to the writer is direct plagiarism. Even if you get some to write for you and not credit that person, it is direct plagiarism. तो सबसे पहला प्लेगरिज्म है हम लोग जब कॉपी पेस्ट करते हैं। जैसे आपको अगर आपके स्कूल से कोई चीज बनाने को, मान लीजिए कोई फाइल या असाइनमेंट बनाने को मिलती है, तो आजकल सब डिजिटल जमाना है, तो लोग क्या करते हैं, सीधे गूगल में सर्च किया, कॉपी और पेस्ट कर दिया। तो इसको ही हम लोग कहते हैं डायरेक्ट प्लेगरिज्म। जब हम किसी के कंटेंट को डायरेक्ट उठाकर कॉपी करके स्टिक कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट प्लेगरिज्म। और भी डायरेक्ट प्लेगरिज्म ऐसे भी हो सकता है, मान लीजिए कि आपने कोई अपने मतलब उसके आइडिया को अपनी तरह से लिखा
और उसको क्रेडिट नहीं दिया, मतलब किसी राइटर के आइडिया को या कोट को आप यूज कर रहे हैं और फिर आप उसका नाम या क्रेडिट उसको नहीं दे रहे, इसको भी हम लोग डायरेक्ट प्लेगरिज्म कहते हैं। सेकेंड इज पैराफ्रेज प्लेगरिज्म। ठीक है, तो वेट अ मिनट। Paraphrase plagiarism. Ethics in publishing: when you make a few minor changes to someone's work and then pass it on as your original work, it is paraphrase plagiarism. Many think that it is okay to paraphrase someone's work or ideas in your own words. It is certainly not okay. It is plagiarism if you are not attributing to the author or thinker. Take care to ensure that you do not give the feeling that ideas are yours when they are not. तो अगर हम किसी के भी आइडिया को मान लीजिए अपने शब्दों में बदल के लिख देते हैं और पूरा पूरा क्रेडिट खुद ले लेते हैं कि नहीं ये मेरे आइडियाज हैं, इसको ही हम लोग कहते हैं पैराफ्रेज प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म का मतलब कुल मिला के कि हम किसी के कंटेंट को कॉपी करें, इसको प्लेगरिज्म कहते हैं। ठीक है ना, तो अब मान लीजिए अगर हम कोई भी राइटिंग लिख रहे हैं और हमने उसमें क्या किया, किसी की प्रेफरेंस ली, किसी की बुक या किसी भी राइटिंग से, और उसको अपने शब्दों में बदल के लिख दिया और हमने उसको क्रेडिट नहीं दिया और ये कहा कि ये हमारा लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, पैराफ्रेज प्लेगरिज्म होगा। तो ये एक तरीके से गलत है। Mosaic plagiarism, ये क्या होता है, when you borrow phrases that have been articulated by a source without using quotation marks and attributing it is mosaic plagiarism. Many think they are smart and try to camouflage plagiarism by superficially changing words or sentence. ठीक है, तो क्या होता है, हम लोग कभी कभी कुछ अच्छे से कोटेशंस, किसी स्टोरी किसी राइटिंग से अच्छे कोटेशंस को उठाकर डायरेक्टली कॉपी कर देते हैं, है ना, और सोचते हैं कि ये हमारे जो वर्क है उसको कुछ यूनिकनेस देगा, लेकिन ये चीज बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये भी एक तरह का प्लेगरिज्म है। ठीक है ना, फिर है एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म। इट इज एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म व्हेन citations are not there, when sources are incorrectly cited, as you are careless with your writing, editing and cross checking। ठीक है, तो एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म क्या है कि जब हम लोग जो भी चीज को रिसाइट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, उसमें सावधानी ना बरते, किसी भी तरह से बस एडिट कर दिया, उसका मीनिंग निकल रहा हो या ना निकल रहा हो, है ना, हमने उसको राइट लिखने के बाद एडिट नहीं किया या क्रॉस चेक नहीं किया, तो उसको एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म कहते हैं। सेल्फ प्लेगरिज्म: if you copy your own work and then submit the same which has already been published elsewhere without mentioning it, is a self plagiarism. Just changing a sentence here and there or mildly altering its structure is not enough. You need to have new ideas and concept for it to be worthy for being published again. अगर मान लीजिए आप राइटर हैं, आपने एक बार एक कहानी लिखी, अगली बार भी वही कहानी वैसे ही आपने लिख दी, तो ये गलत है, आपने सेल्फ प्लेगरिज्म यहाँ पे कर दिया। क्योंकि अगर आपको कुछ दूसरी चीज आप पब्लिश कर रहे हैं, तो केवल एक दो सेंटेंस बदल देने से काम नहीं चलेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप सेल्फ प्लेगरिज्म का शिकार ना हो जाए, आपको अपने ही कंटेंट को भी कॉपी नहीं करना होता है। One way to avoid self plagiarism is to rewrite the article with a new focus, new information, get fresh interviews, add some additional boxes with information and maybe adopt a new style of writing। तो जब हम दोबारा उसी टॉपिक पे, उसी सब्जेक्ट पे मान लीजिए आर्टिकल लिख रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं, तो हमको फोकस बदलना पड़ेगा। यानी अगर हम किसी एक बात पे पहले फोकस कर रहे थे, तो उसको चेंज करके हमारा फोकस चेंज करना होगा, कुछ फ्रेश इंटरव्यूज लेने चाहिए, कुछ फ्रेश इंफॉर्मेशन ऐड करनी चाहिए और अपने स्टाइल ऑफ राइटिंग को भी बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा था टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द क्राइटेरिया यूज फॉर सिलेक्टिंग थीम्स ऑफ राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएट्री। ठीक है, तो अगर हम क्या मतलब जो थीम्स हैं, जो कहानी है या जो पोएट्री हम लिख रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए उसके थीम को, उसके सब्जेक्ट को चुनने के लिए। ठीक है, तो इसको हमें डिटेल में बताना है। फिक्शन: लेट अस ट्राई डिफरेंट मेंटल स्टेट्स एंड एक्सपीरियंस अदर माइंड्स इन एक्शन। ठीक है, तो ये लीजा सनशाइन ने एक कोट बोली है कि फिक्शन, देखिए हमारे पास बुक्स दो तरह की होती है, एक फिक्शन बुक्स और एक नॉन फिक्शन बुक्स, है ना। एक तरह की बुक जिनमें हम लोग कुछ इमेजिनरी कहानियां लिखते हैं, जिनको हम अपने इमेजिन, काल्पनिक होती हैं, रियल में नहीं होती। और नॉन फिक्शन बुक्स कैसी हो गई, जो कि जो रियल चीजों पे बेस्ड होती हैं, एक्चुअली होती हैं, है ना, तो उनको हम लोग कहते हैं। दो तरह की बुक होती है। अब फिक्शन क्या होता है, हमारे जो माइंड, जो हमारा दिमाग है, जो एक्शन में वो जो चीजें सोच रहा है, हमारे मेंटल स्टेट में जो चीज एक्सपीरियंस हो रही हैं, वो चीजें ट्राई करने के लिए फिक्शन हमें हेल्प करता है। When you write a story, your short story will usually fit into a genre. In narration, you are dealing with themes fitting to your story based on issues you
होल्ड, ठीक है? तो जो भी आप इश्यू होल्ड करते हैं, उससे रिलेटेड आप एक शॉर्ट स्टोरी लिखने की कोशिश कर रहे हैं। वेदर यू लुक इनटू बिफोर यू बिगिन राइटिंग और आफ्टर यू हैव फिनिश्ड इट विल हेल्प यू, ठीक है? इसमें थोड़ा-सा हाँ, डिटरमाइन हू यू राइट फॉर एज़ वेल, ठीक है? तो हमको देखना पड़ेगा लिखने के पहले या लिखने के बाद कि हमारा जो टॉपिक है, हम किसके लिए लिख रहे हैं या क्या सब्जेक्ट दिमाग में लेकर चल रहे हैं। अ फैंटेसी रीडर इज़ ऑफन डिफरेंट दैन अ डिटेक्टिव फैन, although they are not mutually exclusive of course. Readers always assume that a writer was thinking about them when they wrote the story. This is due to fact that you have such intimate one-to-one contact in a story or novel. How many times haven't you thought Harry Potter is written for me? I went through the exact same things as Holden, Caulfield in university. तो कॉलफील्ड इन यूनिवर्सिटी अब देखिए कभी-कभी क्या होता है हम चीज़ों से रिलेट कर पाते हैं ऐसा लगता है अरे ये तो जैसे मेरे बारे में बोल रहा हो, मेरे से रिलेटेड हो, ठीक है? फर्स्ट यू मस्ट डिटरमाइन व्हाट इट इज़ यू वांट टू से। सबसे पहले हमें समझना चाहिए जब हम भी कोई भी थीम सोच रहे हैं, अब ध्यान से समझिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं कि सबसे पहले हमें डिसाइड करना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, हम कहना क्या चाहते हैं। व्हाट बॉदर्स यू? व्हाट डू यू फाइंड इन इंट्रिग्यूइंग? व्हाट यू हैव टू फाइंड फॉर सेवरल थीम्स? सबसे पहले हमें क्या चीज़ बॉदर करती है, हमें क्या चीज़ लिखने के लिए वो कर रही है, अंदर से पुश कर रही है, स्टिमुलाई दे रही है, ठीक है? However, one theme is usually the best decision when it comes to short stories, and to explore, not to confuse the reader with your other ideas, ठीक है? तो हमें हमारी कहानी को बहुत स्पेसिफिक रखना चाहिए, ठीक? ताकि हमारे रीडर्स बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। द थीम यू वांट टू डिस्कस में परफेक्टली फिट इन लिटरेरी फिक्शन और जनरल ड्रामा, ठीक है? जो भी ड्रामा या जो फिक्शन आप लिख रहे हो वो थीम पे सूट करना चाहिए, उसको फिट करना चाहिए। समटाइम्स योर स्टोरी आइडिया में फिल विद अदर अनएक्सप्लोर्ड जेनर्स, दैट्स द फन ऑफ द स्टोरी राइटिंग इन माय ओपिनियन। यू कैन प्ले अराउंड हाउ टू फाइंड योर थीम्स, आस्क योरसेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है? तो हमें खुद से कुछ सवाल पूछने चाहिए जैसे व्हाट बॉदर्स यू, व्हाट फील यू स्ट्रांगली अबाउट, कि आप इस थीम के बारे में क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं, क्या आपको ये अंदर से फील कराता है। दिस कैन बी बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इट कैन बी समथिंग व्हिच अपसेट्स यू अबाउट सोसाइटी, समथिंग यू हैव सीन ऑन द न्यूज़, इट्स अप टू यू, ठीक है? कोई चीज़ हो सकती है जो आपको सोसाइटी के बारे में बुरी लगती है, आप उसके बारे में लिखना चाहते हो, या कोई चीज़ न्यूज़ में ट्रेंडिंग में है, आप उसके बारे में लिखना चाहते हो, है ना? या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपने अपने लिखने के लिए लिस्ट करी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें हमें नोटिस करनी है। What sort of art strikes a nerve with you? I would like to urge you to read and look around. What types of stories do you feel all attracted to? Which writers? What are they talking about? Are they perhaps some exhibitions about particular subject you like to see in a museum? Which magazines or न्यूज़ टेलर्स डू यू रीड? ठीक है, तो हमें ये सारे जो भी प्रश्न हैं, इनको पहले अच्छे से सुनना है और फिर अपने ही आप को जवाब देना है, हमारे थीम्स को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा एक क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे ये कुछ क्रॉप हो गया है, तो मैं आपको क्वेश्चन ओरली बोल देती हूँ। एक क्वेश्चन आया था, स्टेट write a poem of about 12 to 14 lines on any social theme and give it a suitable title। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक, ये कुछ क्रॉप हो गया है, दिक्कत है, इस वजह से मैं आपको बोल देती हूँ। ठीक है, और आपको ध्यान में रखना है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैंने आपको ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने आपको ध्यान से लिखना है, मैं ओरल बोलने जा रही हूँ। मैंने बताया कि ये कुछ दिक्कत हो गई है इस वजह से। तो सबसे पहले आपको इसमें कुछ 12-14 लाइन की पोएम लिखनी है और सबसे अच्छी बात ये 20 मार्क्स में पोएम आई हुई है, तो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई। आप थोड़ी-सी लाइन्स और एक टाइटल लिखकर अच्छे से 20 नंबर अपने लिए कर सकते हो। है ना? तो आपको ये चीज़ समझनी है। आपको 20 मार्क्स में सीधे-सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन मिल गया है, तो आप समझ लीजिए आप लकी हैं। तो 12-15 नंबर का सीधे-सीधे ये क्वेश्चन 12 से 14 लाइन आपको लिखनी है इसमें। अब मैं ओरल डिक्टेट करने जा रही हूँ। कुछ सोशल इश्यू पे आपको पोएम लिखनी है ना? जैसे जो समाज में दिक्कतें हैं, उसके ऊपर पोएम लिखनी है। जैसे कि ओवर पॉपुलेशन हो गई, पॉल्यूशन हो गया और ड्रग्स हो गए, एडिक्शन हो गया। ये जो सोशल इश्यूज़ हैं, है ना? वुमेन
एम्पावरमेंट हो गया, ये सारे सोशल इश्यूज में से किसी एक इशू पे आपको क्या लिखनी है, पोम लिखनी है। चलिए देखिए, ओवर पॉपुलेशन, the masses engage in mass copulation. The gases of masses spell out pollution. Let us condemn the nations. Volcanoes spontaneously erupt while the world is fundamentally corrupt. In the oceans, oil is spilled and vast amount of sea life is killed. Every hour there is an earthquake and numerous lives are at stake. Global warming is storming God's own creation while we give our politicians standing ovations for speeches that make on television. Let us condemn the nations, for we all have a party to play. Oratory speeches we have heard before. Oratory speeches offer no man a cure. Men and women always want more and more. Long is the suffering future generations must all endure. Overpopulation. Let us embark on a global mission. Embrace the one child policy as a future vision. Let us take steps in right direction. ठीक है, तो मैंने ये पोएम डिक्टेट कर दी है, आप इसको नोटबुक में लिखकर जरूर से याद कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। अगर आप याद कर लेंगे तो आपको काफी लंबा क्वेश्चन लिखने से बच भी जाओगे, सीधे सीधे आपको मिल जाएगा। आपको इसमें एक टाइटल भी देना है, तो टाइटल आप आराम से देख सकते हो, ठीक है ना। ओवर पॉपुलेशन। फिर अगला टॉपिक मैंने यहाँ पे लिया है मोबाइल एडिक्शन। इसकी भी मैंने एक पोएम लिख दी। आपको जो सी अच्छी लगे, एक ही पोएम आपको लिखनी है कोई सी, तो आपको जो सी सही लगे आप वही वाली लिखना, कोई जरूरी नहीं है कि आप यही लिखो। Slipping the coffee and talking on phone, boy slowly itching his cheekbone. Never in morning, he preferred a walk, reading his message on WhatsApp and chat. Being live on Facebook and sharing status, enjoying the nature and on net, not in campus. Now playing his games on laptop, iPad, enjoying his win on defeat, getting sad. This is the boy whom appeals Instagram, Pinterest, and Twitter, but not epigram. And throwing in Elmira all his rotten books, shaping the future of nation like स्नूक्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से कितनी अच्छी पोएम मोबाइल एडिक्शन के बारे में दी गई है, तो आप ये लिख देंगे, है ना। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। मैं और भी वीडियो डालूंगी इसकी। तो आगे देखिए क्वेश्चन 7, व्हाट इज न्यू मीडिया एंड हाउ हैज इट ओपन न्यू विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन डिस्कस। ठीक है, तो हमें न्यू मीडिया के बारे में बताना है और फिर हमको किस तरह से ये न्यू मीडिया आजकल लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी का, हर एक लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी का साधन बन गया है, ये भी बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं, न्यू मीडिया सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है। व्हाट जम्प्स इनटू योर माइंड व्हेन द फ्रेज न्यू मीडिया इज अटर्ड। One thinks of the internet and everything that one can do using the online medium in passing and processing information. तो हमें इसको सुनते ही हमारे दिमाग में तुरंत वो सारी चीजें आने लगती हैं जो कि हमें इंटरनेट के माध्यम से करने को मिलती हैं। While newspapers and magazines in the print form were static representation, the new media is dynamic. ठीक है, तो जैसे कि न्यूज़पेपर और मैगजीन में क्या है, सारी इंफॉर्मेशन स्टैटिक रहती है, लेकिन न्यू मीडिया क्या है, डायनेमिक है, फास्ट मूविंग है, हाईली इंफॉर्मेटिव है, इंटरैक्टिव है एंड यूज ग्राफिक पिक्चर्स एंड मूविंग इमेजेस। The new media comprises websites, electronic content, online news outlets, blogs, streaming audios and video, online communities, social media, and use of virtual reality. It is a scenario where change is the norm as technology improves and comes up with new options and gadgets. ठीक है, तो ये न्यू मीडिया हमें काफी सारे नए गैजेट, सोशल मीडिया, ऑडियो, वीडियो, सभी चीजों से इंटरेक्शन करने में हेल्प करती है। टू डिस्ट्रीब्यूट एंड स्प्रेड कंटेंट, न्यू मीडिया यूज डिजिटल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एज इट्स रीच इज वाइड एंड इमीडिएट, क्योंकि इसकी रीच क्या है, बहुत वाइड है, ज्यादा लोगों तक फैली हुई है। ठीक है, तो जो भी आइडियाज हैं और जो इशू हैं, हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, फैला सकते हैं, ग्लोबली वर्ल्ड में फैला सकते हैं। यूजिंग फीडबैक, न्यू मीडिया कैन ट्वीक कंटेंट टू सूट रीडर्स सेंस विच वे द विंड इज ब्लोइंग एज आइडियाज इश्यूज आर कंसर्न। चेंजिंग टेक्नोलॉजी विल शेप द फ्यूचर ऑफ न्यू मीडिया आफ्टर ईयर। ठीक है, जो हमारी बदलती हुई टेक्नोलॉजी है वो न्यू मीडिया को क्या कर रही है, चेंज कर रही है।
This digital revolution signaled the revolution of publishing because of its capacity and ability to store vast amount of data. ठीक है, ये जो डिजिटल रिवॉल्यूशन हुआ है, जो डिजिटल क्रांति है, ये बिल्कुल क्या करती है कि इसमें बहुत सारी कैपेसिटी है, एबिलिटी है, बहुत सारे डेटा को स्टोर करने की, है ना, इजीली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटेंट करने की, यानी कि आराम से जो कंटेंट हम बना रहे हैं उसको आराम से डिस्ट्रीब्यूट करने की. The internet helps the consumer of information to double up as its producer and distributor. Earlier, only a few had the wherewithal to do it. Now you can do it sitting in your home as you challenge the monopoly that earlier media has had. ठीक है, तो पहले जो मोनोपोली थी, जो अर्लियर मीडिया थी, यानी न्यूज़पेपर में अगर कुछ ही लोगों की पहुंच थी, वही लिख सकते थे या छाप सकते थे, लेकिन अब आप ऑनलाइन कंटेंट के थ्रू अपनी आइडियाज को इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब किसी भी माध्यम से सोशली इसको क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो. हाउ न्यू मीडिया हैज ओपन विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटी. तो हमारे क्वेश्चन में आगे पूछा गया था कि किस तरह से इसने लोगों के लिए एक नया रास्ता खोल दिया है. तो आइए सुनिए ध्यान से, मैं इसको ध्यान से बोलती हूँ, आप जरा लिखते भी जाइएगा, कुछ की पॉइंट्स है, मैंने इसमें सब कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, तो प्लीज आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा. है अर्लियर एडिटर्स वर द गेट कीपर्स यू नीड टू अप्रोच टू गेट एनीथिंग पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर और मैगजीन. तो सबसे पहले क्या होता था कि हमें कोई भी चीज जाननी होती थी तो उसके लिए हमें न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन का सहारा लेना पड़ता था. ठीक है, many tried and repeatedly failed as there was limited space and lot of competition among professionals. तो पहले लेकिन क्या होता था कि ये भाई एक कंपटीशन वाली चीज है ना, बहुत सारे लोग ट्राई करते थे लेकिन कुछ ही उसमें से सक्सेसफुल हो पाते थे. However, when the online media came along, anyone could write whatever they wanted and could publish it on social media. लेकिन जब से ऑनलाइन मीडिया आई है तो जो कुछ भी चाहता है वो सोशल मीडिया पे क्या कर सकता है, ब्लॉग्स या वेबसाइट के माध्यम से अपना सोशल कर सकता है, दिखा सकता है. एवरी राइटर कुड नाउ बी अ पब्लिशर. अब हर राइटर पब्लिशर हो सकता है. अब जैसे मान लीजिए मैंने कोई कहानी लिखी, अगर मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं उसे बुक बनाकर क्या कर सकूं, सेल कर सकूं, तो मैं उसको ई बुक के फॉर्म में भी सेल कर सकती हूँ, उसमें बहुत कम खर्चा आएगा. अ लॉट ऑफ गुड सेंसिटिव कंटेंट दैट द मेन लाइन मीडिया वॉज इग्नोरिंग or did want to touch was now making a splash on the online media. It opened a large window of opportunity to those who wanted to communicate or say something. ठीक है, इसने एक बहुत सारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी, एक का दरवाजा, मौके का दरवाजा खोल दिया है. ठीक है, जो कि लोगों से कुछ कम्युनिकेट करना चाहते थे, कुछ कहना चाहते थे. इट कुड बी अ पीस ऑफ राइटिंग, एन ऑडियो क्लिप और इवन अ शॉर्ट फिल्म और डॉक्यूमेंट्री. ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, कुछ राइटिंग हो सकती है, कोई ऑडियो क्लिप हो सकती है, या एक छोटी सी फिल्म या डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती है. प्लीज आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये पीडीएफ में किसी कारणवश कुछ गड़बड़ी आ गई है. ठीक है, तो मैं आपको बोल कर बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे तो आप लिख सकेंगे. All of it could easily be uploaded on the online media. Again, this was unimaginable just a few decades ago. है ना, कि सभी लोग ऑनलाइन मीडिया से इतना जुड़ जाएंगे और अपनी भावनाओं को इतनी आसानी से कह पाएंगे, ये बिल्कुल अनइमेजिनेबल था कुछ ही डिकेड्स, कुछ ही दशक पहले. सबसे पहले नंबर 1, इमर्जेंस ऑफ डिजिटल जर्नलिज्म. ठीक है, डिजिटल जर्नलिज्म का मतलब क्या है कि हमारी जो भी न्यूज और जो भी चीजें हैं वो डिजिटल चीजों से जुड़ गई, केवल अखबार तक सीमित नहीं है. विद द genesis of online media, one of the first surprises was the emergence of digital journalism and the web journalist. Websites started toying around with news and features and started competing with the traditional media. They were crisper and faster. ठीक है, जो हमारे मीडिया थी वो ट्रेडिशनल मीडिया से बढ़ के अब हमारे ऑनलाइन मीडिया में आ गई है, जो कि बहुत ही क्रिस्पर भी है और फास्टर भी है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द वेब जर्नलिस्ट मैच्योर्ड विद देयर राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट. दे वर्कड हार्ड ऑन देयर स्टोरीज एज टू compete with print. They also created videos of the same to compete with the visual media. In a way, it had the best of both the worlds. Numerous news websites cropped up, seeing a great opportunity to leap into the future. Over the years, it has captured a large leadership of youngsters who are glued to the net for any information they want. ठीक है, तो ये बहुत ही कम समय में बहुत सारे युवाओं तक, बहुत सारे लोगों से ग्लूड यानी बिल्कुल चिपक गई है. उनको कुछ भी चाहिए होता है तो वो क्या करते हैं, ऑनलाइन सोशल मीडिया का ही प्रयोग करते हैं. इट ऑल्सो cared to long form journalism with news and feature websites running long in departments that were well researched and could not be found in traditional media. ठीक है, तो
ये जो फीचर्स हैं, जल्दी पहुंच जाना, ये सभी फीचर्स क्या है, डिजिटल जर्नलिज्म के थ्रू ही पॉसिबल है, ट्रेडिशनल मीडिया के थ्रू पॉसिबल नहीं थे। ठीक है, तो हम इस चीज को समझ सकते हैं। प्रिंट और ब्रॉडकास्ट में भी डिफरेंस होता है, हम इस बात को भी समझ सकते हैं। तो एक पॉइंट और है इस आंसर में, जरा आप ध्यान से समझिए। डिफरेंस फ्रॉम प्रिंट एंड ब्रॉडकास्ट, राइटिंग फॉर द वेब हैज टू बी डिफरेंट फ्रॉम द वे वी राइट फॉर प्रिंट और टेलीविजन। ठीक है, वेब के लिए यानी कि ऑनलाइन लिखने की जो स्क्रिप्टिंग है वो प्रिंट मीडिया से कहीं अलग होती है। इट मस्ट बी लाइटली रिटन। ठीक है, एज शॉर्ट सेंटेंसेज एंड शॉर्ट पैराग्राफ्स इज व्हाट वेब रीडर्स लाइक। ठीक है, जैसे कि अखबार में हम लोग बहुत सारे बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिख देते हैं, लेकिन ऑनलाइन मीडिया में ये संभव नहीं है। लोग क्या करते हैं, उसको स्किप कर देते हैं। तो हमें अगर वेब रीडर के लिए कुछ लिखना है तो वो ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल शॉर्ट से सेंटेंस या शॉर्ट से पैराग्राफ में कवर हो जाए। वेब रीडर्स आर इम्पेशेंट टू गेटिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो हमारे वेब रीडर्स होते हैं वो बिल्कुल उनको स्ट्रेट टू द पॉइंट यानी बात सीधी सीधी सुनना पसंद है। जैसे कि आप कुछ कुछ वेबसाइट्स खोलते होंगे, उसमें बार बार पहले कुछ पैराग्राफ बताए जाते हैं, लास्ट में मेन पॉइंट पे वो आते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वीडियो को, वो जो हमारी राइटिंग है उसको स्किप करने के हमारे जो चांसेस है वो ज्यादा हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, a lot of coastal areas in India would be seriously affected and may be underwater due to climate change in the next 10 years. जब ये लाइन रीडर सुनेंगे, रीडर वुड वांट टू रीड इट टू फिगर आउट व्हाट मेड यू से दैट। ठीक है, जैसे कि लाइन उन्होंने बोली कि जो हमारा कोस्टल एरिया इंडिया का, वो नेक्स्ट 10 सालों में बहुत इफेक्ट होने वाला है, उसमें बहुत चेंजेस आने वाले हैं। तो भाई ये सुनते ही हमें लगेगा अरे भाई ऐसा क्यों है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी लाइन ने हमारे आर्टिकल को आगे पढ़ने के लिए हमें क्या कर दिया, एक्साइटेड कर दिया। पुटिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ इज अ गुड टेक्निक एंड इट इज गुड टू यूज बुलेट्स एज दे क्विकली समराइज द पॉइंट्स। ठीक है, तो हमें अपने पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहिए बुलेट्स के थ्रू, ताकि हम लोग क्या कर सके, जल्दी से समराइज कर सके जो भी हमारा पैराग्राफ है। फुल कोट शुड बी हाईलाइटेड एंड प्लेस बिटवीन द टेक्स्ट टू कंटिन्यू कीपिंग द रीडर इंटरेस्टेड। ठीक है, रीडर को इंटरेस्ट करने के लिए कुछ अंदर कोटेशंस और हाईलाइटेड बातें लिख देनी चाहिए। इफ दे रीड जस्ट द कोट दे विल टेम्प्ट टू रीड द स्टोरी। केवल कोट पर, जैसे ही वो कोट पढ़ेंगे तो स्टोरी पढ़ने के लिए वो अपने आप ही क्या हो जाएंगे, टेम्प्टेड फील करेंगे। एक्टिव सेंटेंसेस rather than passive ones should be used and in order to write tightly things should be not repeated। ठीक है, और अगर हमें राइटिंग को अपना टेम्प्टेड बनाना है, ऐसा बनाना है कि लोग उसको पढ़ के एकदम अच्छा फील करें और समझें कि हाँ कंटेंट बहुत हाईली क्रिएटिव है, तो उसके लिए हमें वर्ड्स को ज्यादा रिपीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आज हमारे यहाँ पे टोटल 7 क्वेश्चन, 7 नहीं 8 क्वेश्चन, एक्चुअली एंटी प्लॉट में मैंने नंबरिंग नहीं करी है, टोटल 8 क्वेश्चन अभी हम लोगों ने इस वीडियो में खत्म किए हैं। आप प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा लेक्चर को। ठीक है, और मैं और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज अपलोड करूंगी। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपको किसी और वीडियो की या किसी और सब्जेक्ट कोड में वीडियोस की जरूरत हो तो प्लीज कमेंट करें। ठीक है, बाय बाय।